ये लेक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है, जिसे हम उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की चयापचय क्रियाएं होती रहती हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप शरीर में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो यूजलेस होने के साथ साथ टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनका उत्सर्जन करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम इन्हें शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये शरीर के अंदर पड़े पड़े सड़ जाएंगे और शरीर में विष उत्पन्न करेंगे, जिससे हम रोगी हो जाएंगे। शरीर के उत्सर्जन में जो अंग सहायता करते हैं उनके समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। वृक्क, किडनीज, त्वचा, स्किन और फेफड़े हमारे उत्सर्जन संस्थान का महत्वपूर्ण अंग हैं। किडनीज मूत्र का निर्माण करते हैं। मूत्र में 5% हानिकारक तत्व होते हैं और 95% पानी होता है। मूत्र के द्वारा शरीर में से यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, हानिकारक दवाइयाँ और एक्सेस वाटर, जो फालतू पानी है जिसका हमारा शरीर उपयोग नहीं कर रहा होता है, उसका उत्सर्जन किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम डायूरेसिस कहते हैं। किडनीज संख्या में 2 होती हैं। ये युग्मित अंग हैं। ये कमर वाले भाग में, ल्यूम्बर रीजन में, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक स्थित होती है। जो हमारा राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर काफ़ी स्पेस ले लेता है। एक किडनी की लंबाई, जो अडल्ट किडनी है उसकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर हो सकती है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर के लगभग होती है। किडनीज का आकार जो है वो सेम के बीजों की जैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, और इनका रंग गहरा लाल या भूरापन लिए होता है। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, कन्वेक्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये बाहरी भाग जो है ये कन्वेक्स शेप का है और जो भीतरी भाग है ये कनकेव है, जो अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है। इस भाग को ये यहाँ हाइलम कहते हैं। प्रत्येक जो किडनी है, दोनों किडनीज के ऊपर वसा की एक चर्बी की एक लेयर चढ़ी होती है, जो उसको किसी भी तरह के चोट से बचाती है, उसकी सुरक्षा करती है। प्रत्येक जो गुर्दा है किडनीज के ऊपर एक टोपी के आकार की या थैली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड, ये एक नलिका विहीन ग्रंथि है और ये अपना हार्मोन भय या गुस्से के समय रक्त में स्रावित करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जब हम किडनी को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखते हैं तो किडनी की 2 तह दिखाई देती हैं। बाहरी तह गहरे रंग की होती है, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे वल्कुट भी कहते हैं। भीतरी तह जो रीनल मेडुला है, इसको हम मध्यांश कहते हैं। ये हल्के रंग का होता है। मेडुला एक गुद्देदार भाग है जहाँ पर नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ये नलिकाएं गुच्छों के रूप में पायरामिड्स बनाती हैं, नुकीले मीनार बनाती हैं। ये पायरामिड्स यूरिन को माइनर कैलेक्स में छोड़ते हैं और माइनर कैलेक्स यूरिन को मेजर कैलेक्स तक लेकर आती हैं। मेजर कैलेक्स यूरिन को आगे
हाइलम के रास्ते से यूरेटर में पहुंचा देते हैं। रीनल आर्टरी शुद्ध रक्त को लेकर आती है और रीनल वेन अशुद्ध रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है। नेफ्रॉन्स एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक गुर्दे में 1 से 1.5 मिलियन तक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हें हम किडनीज की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन रीनल ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल से मिलके बनता है। इन्हें हम मेल्पिगियन बॉडी भी कहते हैं। ये बाउमन कैप्सूल है। बाउमन कैप्सूल जो है एक कप के आकार का होता है जिसमें ग्लोमेरुलस स्थित होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। यूरिनिफेरस और रीनल टिब्यूल। मूत्रजन नलिका। मूत्रजन नलिका का कुछ भाग कॉइल्ड और कुछ भाग सीधा होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ग्लोमेरुलस के बाद, बाउमन कैप्सूल के बाद ये हिस्सा प्रथम घुमाव नलिका, इसे हम फर्स्ट कॉइल टिब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। आगे यह भाग सीधा हो जाता है, यू शेप का होता है, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके पश्चात द्वितीय घुमाव नलिका आती है जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलती हैं, टिब्यूल्स में खुलती हैं और कलेक्टिंग टिब्यूल्स आगे फर्दर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाती हैं। कलेक्टिंग टिब्यूल्स जो है कॉर्टेक्स और मेडुला से होती हुई पायरामिड के ऊपरी सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती है। ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। किडनी के हाइलम में से एक शिरा बाहर निकलती है जिसे हम रीनल वेन कहते हैं। राइट रीनल वेन, इसी प्रकार से लेफ्ट रीनल वेन उपस्थित होती है। यह किडनी से अशुद्ध रक्त को बाहर ले जाती है। इसके साथ ही किडनी में एक आर्टरी प्रवेश करती है जिसको हम राइट रीनल आर्टरी और सिमिलरली लेफ्ट रीनल आर्टरी कहते हैं। इसका काम अओर्टा से शुद्ध रक्त को किडनी में लेकर आना है। इस भाग में मूत्र नली भी खुलती है जो आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को आपस में जोड़ती है। यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय। मूत्राशय पेशियों से बना हुआ एक त्रिकोण थैले के जैसा दिखाई देता है। जब इसमें यूरिन भर जाता है तो ये गोलाकार हो जाता है। ये उदर के नीचे वाले भाग में पेल्विस में स्थित होता है। इसके अंदर की सतह म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है और यूरेटर्स जो मूत्र नलिकाएं होती हैं वो भीतर तक इसमें उपस्थित होती हैं। मूत्र नली लगभग 15 इंच लंबी होती है। इसके द्वारा मूत्र जो है वो गुर्दों से ब्लैडर में पहुंचता है। यूरेटर्स में वाल्व लगे होते हैं जिनसे मूत्राशय से वापस मूत्र नली में यूरिन नहीं जा पाता है। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये संकुचित होता है और यूरिन यूरेथ्रा के रास्ते रिलीज हो जाता है। मूत्र मार्ग पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो इस प्रकार बंद होती हैं कि जब तक मूत्राशय भर नहीं जाता है ये बंद रहते हैं और जब यूरेथ्रा फिल हो जाता है तो ये स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं और यूरिन रिलीज हो जाता है। शिशुओं में ये कार्य इनवॉलेंटरी एक्टिविटी होता है इसलिए बच्चों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब ये कार्य ऐच्छिक हो जाता है। जनरली हम देखते हैं यूरिन का कलर जो है एम्बर कलर का है, हल्के पीले रंग का है, किंतु दवाइयों के कारण या नष्ट हुई आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग बदल जाता है।
साधारणतः मूत्र विसर्जन में कोई विशेष दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन जब यह पड़ा रहता है तो बैक्टीरिया इस पर अपनी क्रिया करते हैं और इसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, तब इसमें से तीखी दुर्गंध आती है। यूरिन का वॉल्यूम जो है वो पिए हुए पानी, सीजन या टाइप ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। सर्दियों में पसीना ना आने के कारण यूरिन ज़्यादा पास होता है, जबकि गर्मियों में पसीना अधिक आने के कारण यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। पसीने के साथ ही यूरिया, यूरिक अम्ल और लवण जैसे टॉक्सिक पदार्थ जो हैं वो भी त्वचा से बाहर निकल जाते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी जल के संतुलन को बनाए रखती हैं, शरीर से फालतू पानी को निकाल देती हैं और जल का संतुलन बना रहता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी एक्सक्रीट करती है। जब प्रोटीन के चयापचय से जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या अमोनिया पैदा होता है, गुर्दे उसे छानकर उत्सर्जित कर देते हैं। इसी प्रकार ये रक्त की सांद्रता को भी बनाए रखता है। रक्त ना तो आवश्यकता से अधिक पतला होता है, ना उसको अधिक गाढ़ा होने देते हैं। किसी कारणवश अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो गुर्दे अधिक मात्रा में यूरिन बना देते हैं। ये हमारे एसिड और एल्कलीज के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। अगर किसी पदार्थ की अधिकता हो जाए एसिड या बेस की, तो ये उसे छान कर उसका उत्सर्जन कर देते हैं। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका भी एक्सक्रीशन किडनीज कर देती हैं, ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक ना बढ़ पाए। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना भी किडनी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो कभी व्यक्ति किसी प्रकार की ड्रग्स लेता है या हमारे शरीर में किसी तरह का कोई टॉक्सिन पैदा होता है, तो उनका उत्सर्जन भी किडनीज के द्वारा होता है। रेनिन हार्मोन, रेनिन एंजाइम, इसका प्रोडक्शन भी जो है किडनी की सहायता से किया जाता है। खनिज लवणों का रेगुलेशन, उनका नियंत्रण जो है किडनीज सुचारू रूप से करती हैं। ये नाड़ियों और मांसपेशियों के सामान्य कार्यों और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करने में किडनीज का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब हम दूसरे उपांग यानी कि त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और हमारे सारे शरीर को त्वचा ने ढका हुआ है। इससे हमारे शरीर के भीतरी अंग, ऊतक और मांसपेशियां बाहरी संक्रमणों से बचे रहते हैं। लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की तहें। त्वचा की मुख्य रूप से दो तहें हैं, एपिडर्मिस बाहरी तह जो बाहर से हमें दिखाई देती है, और डर्मिस भीतरी तह। हमारे शरीर पर सभी स्थानों पर त्वचा एक जैसी नहीं है, कहीं पर यह मोटी है और कहीं पर पतली है। त्वचा दो भागों में बटी हुई है, बाहरी भाग और भीतरी भाग। बाहरी तह में कठोर भाग और जनक क्षेत्र दो क्षेत्र हैं। कठोर भाग के अंदर 3 स्तर हैं, शल्की स्तर, स्वच्छ स्तर, कर्णमय स्तर, जबकि जनक और अंकुरण क्षेत्र में शुक कोशिकाएं और आधार कोशिकाएं उपस्थित हैं। भीतरी तह में डर्मिस के अंदर पैपिलरी रीजन है जो उभरा हुआ क्षेत्र है, और जालीदार क्षेत्र है जो रेटिकुलर रीजन कहलाता है। बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, यह वह तह है जो बाहर से हमें दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस सतह कई तहों की उपकला से बनी होती है। इस प्रकार
इसमें कोशिकाओं की अनेक परतें बिछी होती हैं। सामान्यतः कोशिकाएं दो स्पष्ट क्षेत्रों में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि कठोर भाग हॉर्नी जोन और जर्मिनल जोन। भीतरी तह में उभरा हुआ क्षेत्र होता है और पैपिलरी रीजन और जालीदार क्षेत्र रेटिकुलर रीजन होता है। अगर हम ह्यूमन स्किन का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कठोर भाग, ये जोन जो है ये सबसे ऊपर का भाग है और इसमें 3 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हॉर्नी जिस शेल की स्तर है, ये इसमें कोशिकाएं चपटी होती हैं और स्केल्स की तरह होती हैं, ये लगातार झड़ती रहती हैं और इनका स्थान नीचे की नई कोशिकाएं ले लेती हैं। इस लेयर पर कैराटीन भी होता है जो वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है और इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। अगली सतह है स्ट्रेटम ल्यूसीडम। ये इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है और इनकी कोई परिधि भी नहीं होती है, कोई निश्चित आकार इनका नहीं होता, इसीलिए इसे स्वच्छ परत कहते हैं क्योंकि इसमें स्वच्छ प्रोटोप्लाज्म वाली कोशिकाएं होती हैं। इस सतह को रक्त केशिकाएं पोषण देती हैं। तीसरा स्तर है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। इस स्तर की कोशिकाओं में ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसलिए उन्हें ग्रैन्युलोसम कहते हैं। यह लेयर जो है कैराटीन का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है और विभिन्न अवस्थाओं में टूटता भी है। जनक अथवा अंकुरण क्षेत्र, यह क्षेत्र हॉर्नी क्षेत्र के नीचे होता है। ये भी 2 लेयर्स होती हैं, प्रिकल सेल्स और बेसल सेल्स। प्रिकल सेल्स की कोशिकाएं आपस में सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक कोशिका में शूल या कांटे हों, इसलिए इनको शूल कोशिकाएं कहा जाता है। बेसल सेल्स, इन कोशिकाओं से नई उपत्वचीय नई एपिडर्मल सेल्स लगातार बनती रहती हैं और ये डर्मिस के उभरे हुए भागों पेपिलाई की परत पर टिकी होती हैं। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स या नर्व फाइबर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनके कटने या छिलने से दर्द भी नहीं होता है और ना ही उनमें से खून बहता है। मेलानिन पिगमेंट, त्वचा की बाहरी कोशिकाओं एपिडर्मल सेल्स में मेलिनोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं जो मेलानिन पिगमेंट बनाती हैं। यह पिगमेंट त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है और हमारी गर्मी सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। इन मेलानिन पिगमेंट्स की संख्या जलवायु तथा जाति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। त्वचा का रंग काला, सांवला या गोरा होना मेलानिन की मात्रा पर निर्भर करता है। जो लोग गर्म स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा समय के लिए होता है, वहाँ त्वचा का रंग काला हो जाता है, जबकि ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों में यह वर्णक कम पाया जाता है। मेलानिन वर्णकों का स्राव जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ मात्रा में यह भी वंशानुगत हो सकता है। भीतरी सतह डर्मिस, यह तह बाहरी तह के नीचे होती है। इसमें 2 क्षेत्र हैं, पैपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन। पैपिलरी रीजन, यह क्षेत्र लचीले कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन और लचकदार इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनसे भीतरी तह को मजबूती और लचक प्राप्त होती है। त्वचा के इस भाग पर उंगलियों के समान उभार होते हैं जिन्हें पैपिलाइज कहते हैं। इन्हीं उभारों के कारण उंगलियों, हथेलियों और पांव के तलवों की रेखाएं बनती हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती हैं। इसी कारण से सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग-अलग होते हैं। इस सतह में रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है और नर्व कॉर्पसल्स भी उपस्थित होती हैं।
ब्लड कैपिलरीज त्वचा को पोषण देती हैं और स्नायु कणिकाएं जो नर्व कॉर्पसल्स हैं वो हमारी छूने की संवेदना को पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें हम टच कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं वैसे तो सामान्य आकार की होती हैं, किंतु जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनका आकार हेक्सागोनल हो जाता है और चपटा हो जाता है। रेटिकुलर रीजन, उभरे हुए क्षेत्र पैपिलरी रीजन को छोड़कर भीतरी त्वचा का शेष भाग जालीदार होता है, इसलिए इसे हम रेटिकुलर रीजन कहते हैं। यह सतह वसा युक्त ऊतकों से बनी होती है, यहाँ पर फैट की एक लेयर होती है तथा इन ऊतकों के द्वारा ये हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं। इन टिश्यूज के अंदर नर्व्स के अंतिम सिरे होते हैं जो दबाव की संवेदना को महसूस कराते हैं। इसके अलावा सबकुटेनियस फैट में चर्बी की भी काफ़ी मात्रा होती है और ये वसा शरीर के भीतरी हिस्सों को भरकर उन्हें एक समान और चिकना बनाने में सहायता करती है। सबकुटेनियस फैट की जो लेयर होती है ये एक तरह से कुचालक का काम करती है और शरीर की गर्मी को बाहर व्यर्थ नहीं जाने देती। जब गर्मी होती है या हम कोई भारी काम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं हैवी, तो ये तंतु सिकुड़ जाते हैं और इनसे पसीना बाहर आता है। पसीना जब वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तो हमें ठंडक अनुभव होती है। इसके विपरीत जब सर्दी का मौसम होता है तो ये तंतु फैल जाते हैं और पसीने की ग्रंथियों से बाहर नहीं आ पाता, शरीर की गर्मी को अंदर ही बनाए रखता है। त्वचा के सहायक अंग अथवा उपांग, स्किन डेरिवेटिव्स। स्किन डेरिवेटिव्स में बाल, सेपेशियस ग्लैंड्स, तैलीय ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, नाखून और ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सभी जो हैं त्वचा के उपांग कहे जाते हैं क्योंकि ये त्वचा के कार्यों में सहायता करते हैं। स्किन डेरिवेटिव्स, त्वचा के उपांग। बाल, त्वचा की सतह पर ऊपर वाले बाल को बाल शाखा, हेयर शाफ्ट्स कहते हैं। इसकी जड़ भीतरी तह में गहराई में स्थित एक गड्ढे में होती है। इस गड्ढे को हेयर फॉलिकल कहते हैं। इस हेयर फॉलिकल का निचला सिरा फूला हुआ होता है, इसे हेयर बल्ब कहते हैं। इसी हेयर बल्ब के नीचे कुछ कोशिकाएं होती हैं, इन्हें पैपिलाई कहते हैं। इस उभार पैपिलाई में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और वर्णक मेलानोसाइट्स होते हैं। बालों के साथ छोटी छोटी पेशियां होती हैं। जब हमें डर लगता है या सर्दी अधिक लगती है तो ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और बाल खड़े हो जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स ये ग्रंथियां भीतरी तह में होती हैं और बालों की जड़ों में खुलती हैं। इनका आकार फ्लास्क की तरह होता है और इनका स्राव चिकना होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल तथा वसा अम्ल होते हैं। सीबम त्वचा और बालों को चिकना रखता है, इससे त्वचा नरम रहती है और सतह से आवश्यकता से अधिक पानी का इवेपोरेशन नहीं होता। ये ग्रंथियां हथेलियों और पांव के तलुओं को छोड़कर सारे शरीर में होती हैं, किंतु इनकी संख्या सिर में, माथे में, गालों में या ठोड़ी पर अधिक होती है। स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स ये ग्रंथियां संख्या में बहुत होती हैं और भीतरी त्वचा जो डर्मिस है उस एरिया में ये लोकेटेड होती हैं। ये ग्रंथियां मुड़ी हुई अवस्था में कॉर्क के पेच के समान दिखाई देती हैं। इस ग्रंथि में जो स्राव करने के लिए घुंडी होती है जिसको हम कॉइल की तरह देखते हैं, ये कॉइल होती है जो डर्मिस में दबी हुई होती है। इसकी वाहिनियां जो डक्ट्स होती हैं ये त्वचा में ऊपर की तरफ खुलती हैं। इस स्थान को रोम कूप अथवा त्वचा के छिद्र, स्किन पोर्स कहते हैं।
इन छिद्रों में से पसीना त्वचा से बाहर निकलता है। श्वेत ग्रंथियां शरीर के किसी भाग में कम तो किसी भाग में ज्यादा होती हैं। नेल्स, नाखून त्वचा के बदले हुए रूप मॉडिफाइड स्किन होता है। ये हाथों और पैरों की उंगलियों की बाहरी चोटों से सुरक्षा करते हैं। नाखून, इसके 3 भाग होते हैं। नाखून प्लेट, नेल प्लेट और नेल बॉडी। यह नेल्स का बाहरी सख्त भाग होता है जो डेड और केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। केराटिनाइज्ड सेल्स होती हैं ये। नाखून का यह भाग कुछ हद तक पारदर्शक होता है। नाखून की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं। इनका रंग जो है गुलाबी दिखाई देता है। नाखून जड़ और नेल बेड और नेल रूट्स, यह भाग नाखून बॉडी के नीचे और डर्मिस में स्थित होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं और नर्व्स भी होती हैं, स्नायु भी होते हैं, इसलिए इस भाग पर चोट लगने से बहुत दर्द होता है। नेल बॉडी इस भाग के ऊपर चिपका होता है। इस भाग के ऊपर नेल बॉडी चिपकी होती है। नेल बॉडी और नाखून जड़ दोनों ही मैट्रिक्स से निकलते हैं। मैट्रिक्स, यह त्वचा का नीचे का भाग है और नाखून के बेस पर होता है। इसमें से नाखून बॉडी, नेल बॉडी और नेल रूट निकलती है। यह भाग बहुत ही पतला होता है। इसका थोड़ा सा भाग सफेद अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है और शेष भाग त्वचा से ढका रहता है। मैट्रिक्स नई कोशिकाएं बनाता है। इसमें पुरानी कोशिकाएं ऊपर बढ़ती जाती हैं और उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। इससे नाखून में वृद्धि होती है। फंक्शंस ऑफ द स्किन, त्वचा के कार्य। शरीर का तापमान नियमित करना। हमारे शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह गर्मी या सर्दी के मौसम में भी नियमित रहता है। गर्मी के मौसम में पसीना उत्सर्जित करके त्वचा हमारे शरीर को ठंडा रखती है, जबकि सर्दी के मौसम में पसीने के उत्सर्जन को रोककर शरीर की गर्मी को बनाए रखती है। त्वचा हमारे शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को और कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। त्वचा सेंसरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, संवेदनात्मक कार्य। हमारी त्वचा के अंदर नर्व कॉर्पस्कल्स या टच कॉर्पस्कल्स उपस्थित होते हैं जो हमें संवेदना उत्पन्न करते हैं। किसी दर्द का या किसी तापक्रम में किसी तरह के बदलाव का या कोई दबाव का हम महसूस कर पाते हैं। त्वचा एक्सक्रीशन का भी काम करती है। पसीने के द्वारा अनेक प्रकार के टॉक्सिक पदार्थ भी निकल जाते हैं और इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ मिनरल्स भी हैं जो पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं और इस प्रकार त्वचा जो है वो किडनी के फंक्शंस में सहायता करती है। स्टोरेज, त्वचा के भीतर फालतू वसा और पानी का संग्रहण किया जाता है। इससे यह शरीर का तापमान ठीक रखती है और त्वचा पर झुर्रियां कम पड़ती हैं। विटामिन डी का संश्लेषण करना, त्वचा के नीचे विटामिन डी का पूर्वगामी 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जब हमारी त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह विटामिन डी में बदल जाता है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना, त्वचा कुछ पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, जैसे दवाई,
कोई दवाई हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो कोशिकाओं के अंदर चली जाती है, इससे हमें आराम मिलता है। लंग्स भी उत्सर्जन क्रिया में सहायता करते हैं। लंग्स, फेफड़े हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये भी युग्मित अंग है, अर्थात संख्या में 2 होते हैं, दायां और बायां। ये थोरेसिक कैविटी में काफी स्थान घेरे रहते हैं और रिब केज जो है वो हमारी पसलियां इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रत्येक लंग्स के ऊपर जो फेफड़ा है, इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। यह झिल्ली का जो बाहरी भाग होता है उसको हम पेरिएटल भाग और आंतरिक भाग को विसरल कहते हैं। पेरिएटल प्लूरा थोरेसिक कैविटी के साथ सटी हुई होती है, जबकि विसरल प्लूरा फेफड़ों के साथ सटी हुई होती है। इन दोनों सतहों के बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो फेफड़ों को चिकना बनाता है। इससे आसानी से फेफड़े फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। यह फेफड़ों को किसी तरह के शॉक से, झटके से या चोट से बचाता है और रगड़ से भी बचाता है। लंग्स जो हैं हमारे कोणाकार हैं, कोन शेप्ड हैं ये बेसिकली, ऊपर से टेपरिंग एंड है। इनका नुकीला भाग जो एपेक्स होता है ये ऊपर की तरफ होता है और इनका जो बेस है वो डायाफ्राम पर स्थित होता है। फेफड़ों के बीच में हाइलम होता है और यहाँ से फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी प्रवेश करती है, जो हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है, और पल्मोनरी वेन निकलती है जो हृदय की तरफ शुद्ध रक्त लेके आती है। हार्ट जो हृदय है वह काफी स्थान यहाँ पर ले लेता है, तो हमारा लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा और दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है। यह 2 भागों में बटा हुआ होता है, ऊपरी और निम्न। आगे ये लोब्यूल्स बढ़ जाते हैं। प्रत्येक खंडक में एक छोटी ब्रोंकियल ट्यूब प्रवेश करती है और ये आगे जाकर डिवाइड और सब डिवाइड होती है। इस डिवीजन के कारण ये नलिकाएं छोटी और बारीक हो जाती हैं। अंत में ये नलिकाएं बहुत ही सूक्ष्म और फूले हुए कोशों में समाप्त होती हैं। ये बैलून्स की तरह होता है और इन कोशों को ही हम एयर सैक्स कहते हैं या पल्मोनरी एल्वियोलस कहते हैं। लंग्स के उत्तक लचीले, स्पंजी होते हैं और छिद्र युक्त होते हैं, पोरस। इनमें हवा भरने के कारण ये पानी में तैर सकते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया श्वासनली भी हम इसे कहते हैं। श्वासनली का व्यास 3/4 इंच है और इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 5 इंच तक हो सकती है। यह हमारा जो वोकल इंस्ट्रूमेंट है, जो स्वर यंत्र है, उसके नीचे स्थित होती है। यह अंग्रेजी के सी आकार के छल्लों से बनी होती है। इस प्रकार ये छल्ले हम देख सकते हैं। यह नली गर्दन से होती हुई वक्ष भाग में जाती है और 2 वायु उपनलियों ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक वायु उपनली ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करती है, लेफ्ट और राइट।
फेफड़ों में इनका पुनर्विभाजन होता है, फिर ये सब डिवाइड होती हैं और ये पेड़ों की शाखाओं की तरह कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। इन शाखाओं को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आगे आप ये बढ़ती हुई जाती हैं और ये ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। ब्रोंक्यूल्स का व्यास 1 मिलीमीटर रह जाता है। इनकी दीवारें मांसपेशियों से बनी हैं जिनके ऊपर म्यूकस की लेयर चढ़ी हुई होती है। ब्रोंक्यूल्स की मांसपेशियों में वेगस और सिंपैथेटिक नर्व्स पाई जाती हैं जो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में सहायता करती हैं। ब्रोंक्यूल्स अंत में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के रूप में आगे एल्वियोलाई में बढ़ जाती हैं। एल्वियोलाइज वायु कोश हैं जिनमें हवा भर जाती है और यहीं पर एल्वियोलाइज में गैसेस का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं। पल्मोनरी आर्टरी हृदय के दाएं निलय से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में आती है और पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर बाएं अलिंद लेफ्ट अयूरिकल में जाती है। यहाँ से शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में वितरित होता है। ये ब्रीदिंग डायग्राम है जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। उस वक्त हमारा डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की तरफ खिंच जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ये ऊपर की तरफ फैल जाता है। फंक्शंस ऑफ लंग्स। रक्त को ऑक्सीजन देना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये हमारे फेफड़ों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाइज हैं उनके चारों तरफ कैपिलरीज लिपटी हुई हैं। ये कैपिलरीज शुद्ध और अशुद्ध रक्त का एक्सचेंज करती हैं। जो पल्मोनरी वैन्यूल है वो शुद्ध रक्त को हृदय तक लेके जाता है, जबकि पल्मोनरी आर्टीरियोल अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाता है। लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है ये वायु कोशों में होता है, इसलिए इसे एल्वियोलस गैस एक्सचेंज भी कहते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। फेफड़ों में धमनी की दीवार और वायु कोशों की दीवार अंत में एक हो जाती है और इनहेलेशन पर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इस मेम्ब्रेन को पार करके अशुद्ध रक्त तक पहुंच जाती है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैरी करता है और चमकीले लाल रंग का हो जाता है। यहाँ हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हृदय में पहुंच जाता है और वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। जिस वक्त ऑक्सीजन ली जाती है उसी क्षण में कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्वियोलाइज के अंदर छोड़ दी जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशों से होते हुए उपनलिकाओं ब्रोंक्यूल्स फिर ब्रोंकाई के रास्ते ट्रैकिया से होते हुए नाक और मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाती है। सांस लेने और छोड़ने की ये क्रिया डायाफ्राम और पसलियों में स्थित पेशियों के बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण होती है।
इस प्रकार से फेफड़ों के द्वारा रक्त को ऑक्सीजन देने और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रक्रिया बार-बार और लगातार चलती रहती है। थैंक यू।